गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 17 जनवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें कि आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और यह विभिन्न एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो आप लोग हो सके तो आज के करंट अफेयर्स को आप लोग कॉपी कर लीजिए, कहीं पर नोट्स जहां पर बनाते हैं वहां पर नोट कर लें। इस तरह के प्रश्न अभी हाल के वर्षों में पूछा जा रहा है, तो संभावना ज्यादा है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और साथ ही साथ आज का वीडियो आप लोग शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स देखते हैं, भारत पर भरोसा। एक इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है और यह बताया गया है कि भारत पर विभिन्न देशों का भरोसा बढ़ा है वर्तमान समय में। और यह भरोसा जो है, सबसे ज्यादा भरोसा भारत और भारतीयों के प्रति रहा है इजराइल में। इजराइल का करीब 71% लोग भारत पर अपना भरोसा जाहिर करता है और भारत के प्रति सकारात्मक रुख है। उसके बाद ब्रिटेन की बारी आती है और ब्रिटेन का 66% लोग भारतीयों पर भरोसा करता है। उसके बाद केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण कोरिया, इन सब देशों की बारी आती है, जहां पर कि 64%, 60% और 58% लोग भारतीयों पर भरोसा करता है। तो इन भरोसे के मामले में इजराइल सबसे ऊपर है, वहां का 71%। ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ सरकार की बात नहीं हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सरकार हैं जिसका कि भारत के प्रति झुकाव ज्यादा रहता है, लेकिन वहां के लोगों का कम रहता है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों से डाटा या एकत्रित किया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इस तरह के प्रश्न आजकल पूछा गया है, इसलिए इसको इंक्लूड भी किए हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, वह है डॉकिंग और अनडॉकिंग से संबंधित। यह एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है करंट अफेयर्स के लिए भी, और साथ ही साथ गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए भी कि भारत अंतरिक्ष में अपने उपग्रह का डॉकिंग करने में चौथा देश बन गया है। तो प्रथम 3 देश कौन सा है? यूएसए है पहला, उसके बाद रूस है और उसके बाद चीन है। ये 3 देश पहले ही कर चुका है। कब कब किया है, क्या कैसे किया है, किसको भेजा है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 3 देशों का नाम भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। और भारत चौथा देश बन गया है डॉकिंग अनडॉकिंग करने में, यह भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो पहले हम बता देते हैं डॉकिंग क्या होता है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हालांकि अभी भारत जो ये सफल रहा है इसरो, वह डॉकिंग में हुआ है, अनडॉकिंग अभी तक नहीं किया गया है। तो जब डॉकिंग समझ जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो डॉकिंग क्या होता है कि एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान को जोड़ना डॉकिंग कहलाता है। बस ऐसे समझें, मान लीजिए ये अंतरिक्ष यान है, ये दोनों अंतरिक्ष यान है और इस अंतरिक्ष यान को दोनों को जोड़ना, ये दोनों को अंतरिक्ष में जोड़ना डॉकिंग कहलाता है। जब इसी जुड़े हुए अंतरिक्ष यान को पुनः इसको वापस अगर जो अलग किया जाता है तो इसको अनडॉकिंग कहते हैं। इसको डॉकिंग मतलब 2 अंतरिक्ष यान को जोड़ना डॉकिंग, और 2 अंतरिक्ष यान को अलग करना अनडॉकिंग कहलाता है। इसके बारे में हम बृहत रूप से प्रारंभ में, दैट मीन्स कुछ समय पहले बना चुके हैं वीडियो, और इसको अलग अलग अच्छी तरह से समझाएं। अगर आप लोग मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये
पता होगा। यहाँ समझाने के लिए हमने यह कहा है, बताया है कि क्या होता है डॉकिंग और अनडॉकिंग। अब अगला देखते हैं इसी में कि सॉरी, अब ये डॉकिंग से फायदा क्या होगा भारत को। जब भारत ने डॉकिंग करना सीख लिया है, तो जब भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, तो वहां पर यह तकनीक बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि डॉकिंग अनडॉकिंग के सहारे ही हम लोग कर सकते हैं अंतरिक्ष में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन। यहाँ पर एक और तथ्य आपको नोट डाउन कर लेना है या याद कर लेना है कि डॉकिंग और अनडॉकिंग के संदर्भ में अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य भारत ने 2035 तक रखा है कि 2035 तक भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि यह जो डॉकिंग अनडॉकिंग किया गया है, यह एक मिशन था इसरो का। उस मिशन का नाम था स्पेडेक्स का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एसएससी में यह प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादातर अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी में इस तरह का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो स्पेडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये आप लोग कहीं पर लिख लेंगे, क्या, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेडेक्स का। ये आपको ध्यान में रखना है, यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है विभिन्न एग्जामों में। आगे चलते हैं, देखते हैं इसी के बारे में कुछ अन्य तथ्य डॉकिंग अनडॉकिंग के बारे में। हालांकि इसके बारे में चर्चा कर बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर है तो एक बार आपका रिकॉल हो जाएगा। इसको भेजा किससे गया था, किस सैटेलाइट उपग्रह से, प्रक्षेपण यान से, तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60 से भेजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, PSLV C60 रॉकेट से भेजा गया था। SDX-01 चेंजर और SDX टारगेट 2 को। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों जो टारगेट जिसको कि दोनों मिलाया गया है, दोनों अंतरिक्ष यान को या उपग्रह को, इसका नाम था, एक का नाम SDX-01 और दूसरे का नाम था SDX-02। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। और 24 पेलोड के साथ उड़ान भरा था PSLV C16। यहाँ पर एक और तथ्य आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इससे पहले 12 जनवरी को इसको डॉकिंग करने की प्रक्रिया जो है की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी फॉल्ट के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये सारे के सारे तथ्य जो है आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ पर होगा डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का, तो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में, उसके बाद चंद्रमा पर शोध के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग चंद्र मिशन 4 भेजने वाले हैं, और जब चंद्र मिशन 4 भेजेंगे तो वहां पर यह तकनीक हमको प्रयोग कर सकते हैं और उपयोगी हम लोगों को हो सकता है, डेट मीन्स इसरो को हो सकता है। तो यह आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे यह भी बता दें कि अंतरिक्ष में देश के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में अपने बलबूते हासिल करने के लिए डॉकिंग क्षमता बेहद जरूरी है। इन लक्ष्यों में चंद्रमा से नमूने लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शामिल है, जिसके बारे में कि हम पहले बता चुके हैं, इससे यह फायदा होगा। आगे देखते हैं हम लोग आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड।
तीसरा लॉन्च पैड। 2 लॉन्च पैड अभी वर्तमान में काम कर रहा है श्रीहरिकोटा में। पहले तो ये जान लें कि श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड क्या होता है। तो इसरो, श्रीहरिकोटा में इसरो का लॉन्च पैड है और इसरो जहां से अपना सैटेलाइट भेजता है उसको लॉन्च पैड कहा जाता है। तो भारत अभी 2 लॉन्च पैड के सहारे अपना काम कर रहा है, लेकिन तीसरा लॉन्च पैड भी बनाया जा रहा है और संभावना है कि तीसरा लॉन्च पैड काम में आएगा GSLV रॉकेट भेजने में। मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ज़्यादातर GSLV इस सैटेलाइट, या सैटेलाइट ना कहें, मुख्य रूप से कहें GSLV जो है भेजा जाएगा, GSLV यान तीसरे लॉन्च पैड से, जिसके लिए कि 3,985 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य जिसको कि आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में इसरो ने एक अलग लॉन्च पैड बनाने, श्रीहरिकोटा के अंतर्गत नहीं अपितु आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से बाहर किस राज्य में एक नया इसरो का सेटअप तैयार करने की घोषणा की गई है, किस राज्य में और किस जगह, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। बस हिंट्स के रूप में आपको बता दें कि यह भी दक्षिण भारत में स्थित पूर्वी घाट पर ही होगा यह लॉन्च पैड। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। अब आगे चलते हैं, यह जिसके बारे में तीसरा लॉन्च पैड। अब ऊपर जो हम बताए हैं आपको कि डॉकिंग और अनडॉकिंग के संबंध में USA और चाइना रूस के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि डॉकिंग मिशन से भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक हासिल हो सकेगी। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन था और चंद्रमा पर इंसान को भेजने और चंद्रमा से नमूने लाने के लिए भी यह महत्वपूर्ण था। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1966 में जेमिनी 8 अंतरिक्ष यान और एजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। कब? 1966 में। उसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, 1967 में कोसमोस 186 और कोसमोस 188 अंतरिक्ष यान को डॉक कर स्वचालित डॉकिंग का प्रदर्शन किया था। कब? 1967 में। वहीं चीन की बात करें तो चीन ने पहली बार 2001 में डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, जब मानव रहित शेनझोउ 8 अंतरिक्ष यान और तियांगोंग 1 अंतरिक्ष लैब के साथ डॉक किया गया था। तो आप ये तीनों भी ध्यान में रखेंगे। और भारत कब किया डॉकिंग? 2025 में। और दोनों सैटेलाइट का नाम ऊपर बता चुके हैं, उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा सैटेलाइट। जैसे आप चाइना का देखेंगे शेनझोउ 8 अंतरिक्ष और तियांगोंग 1 अंतरिक्ष लैब था, उसी तरह भारत का भी है, जिसके बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस के राजकीय मेहमान। भारत 26 जनवरी 2025 को मना रहा है अपना 76वां गणतंत्र दिवस और इस दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को भारत बुलाता है। और इसी संदर्भ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो
सुबियांतो, इनको भारत राजकीय मेहमान के रूप में बुला रहा है। इसके बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है कि और यहाँ पर ये भी बता दें कि प्राबोवो सुबियांतो यह 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि यह 5 दिन की अपनी इस यात्रा में भारत यात्रा पर 5 दिन की आ रहे हैं। यह मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान या राजकीय मेहमान गणतंत्र दिवस के होने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर यहाँ चर्चा करेंगे और संभावना है कि इन द्विपक्षीय रिश्तों में इंडोनेशिया और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित मुद्दे भी उठाए जाएं, या कहें ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी की भी बात इंडोनेशिया कहेगा, क्योंकि भारत इससे पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है, फिलीपींस खरीद चुका है। इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का जो है अपनी इच्छा जाहिर की थी भारत से, और संभावना है कि इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और भारत के बीच ब्रह्मोस को लेकर भी चर्चा हो और खरीदारी पर कुछ समझौते पर हस्ताक्षर हो। साथ ही यह भी आपको बता दें कि भारत का एक्ट ईस्ट नीति और एशिया या हिंद प्रशांत क्षेत्र की नीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया चूंकि एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ मजबूत संबंध भी उठाने का पहल किया जा सकता है इसमें। तो आपको यहाँ पर 2-3 तथ्य तो जरूर याद रखना है। एक कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, गणतंत्र क्षेत्र में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन है, यह 2 तथ्य आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। इस तरह का करंट अफेयर्स आजकल यूपी पीसीएस, बीपीएससी आदि एग्जामों में पूछा जाने लगा है, तो इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है। और यह करंट अफेयर्स है कि दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे कुशल भारतीय पेशेवर है। यह एक डाटा जारी किया, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, और इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे कुशल भारतीय पेशेवर है। और यह जो है स्किल के मामले में ये आपको ध्यान में रखना है। और यह स्किल क्या है, भारतीय युवाओं का एआई, डिजिटल, ग्रीन स्किल के क्षेत्र में सबसे कुशल है। अगर ओवरऑल देखें कुशलता में भारत का रैंकिंग 25वां है, लेकिन आप एआई, डिजिटल और ग्रीन स्किल के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पर है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यह क्यूएस रिपोर्ट में अमेरिका 100 अंक के साथ पहले स्थान पर, जबकि भारत 99.1 अंक स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो भारत का काम दुनिया के अन्य देशों से एक कदम आगे है, यह क्यूएस रिपोर्ट में जारी किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में साथ आएंगे भारत और सिंगापुर। हम आपको आज से 1-2 दिन पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत के विजिट पे हैं। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन हैं, तो थरमन शनमुगरत्नम। ये बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण
कौशल, कनेक्टिविटी जैसे कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए थर्मन ने कहा कि सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक है और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी मजबूत है जो आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि अभी वर्तमान में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए सिंगापुर के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा निवेशक करने वाला वर्तमान में रहा है। और आगे बता दें कि थर्मन ने कहा कि अब भारत के साथ अपने संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदार में उन्नत करने के साथ एक नया पथ पर है और हम अपने मौजूदा सक्रिय संबंधों से उन्नत विनिर्माण और नेट जीरो औद्योगिक पार्कों के साथ साथ नए औद्योगिक कौशल पर सहयोग करने पर काम कर रहे हैं। तो ये याद रखेंगे, नेट जीरो औद्योगिक पार्कों की स्थापना और विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात सिंगापुर के राष्ट्रपति ने कहा है भारत के संदर्भ में। और आपको ये भी बता दें कि भारत का सिंगापुर के साथ जो संबंध है उसका यह 2025 में 60वां साल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। तो जब 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ था या स्वतंत्रता प्राप्त किया था तो उसमें भारत ने इसको मान्यता दिया था और अपना एक राजदूत भेजा था सिंगापुर में। दैट मीन्स कहें कि वहां पर अपना राजनयिक संबंध स्थापित किया था। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में खुला देश का प्रथम बायो बैंक और संग्रहालय। बंगाल में दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, तो आपको ये याद रखना है एक तो कि पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर बायो बैंक की स्थापना और संग्रहालय किया जा रहा है। बायो बैंक का उद्देश्य लुप्तप्राय और महत्वपूर्ण जानवरों की प्रजातियों के DNA, जीनोम और युग्मक जैसे महत्वपूर्ण नमूनों को एकत्रित करना है ताकि भविष्य में इन पर शोध किया जा सके। वहीं दार्जिलिंग चिड़ियाघर के निदेशक बासवराज हुलेयाची ने बताया कि बायो बैंक की स्थापना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी से की गई है और यह पूरे देश में सबसे पहला बायो बैंक और संग्रहालय है। नमूनों को कम से कम 45 वर्षों तक संग्रहित किया जाएगा। यह बायो बैंक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के तहत स्थापित किया गया है और लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जैव विविधता और अन्य वैज्ञानिक शोध में किया जाएगा इन जानवरों के नमूनों को। और संग्रहालय में मृतक पशुओं के शव और कंकाल को संरक्षित किया जाएगा जिससे कि उनके शारीरिक संरचना और अन्य जैविक विशेषताओं का अध्ययन किया जा सके। और साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी इस संग्रहालय को खोला जाएगा। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह संबंधित है 8वें वेतन आयोग से। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि इसमें जो है कितने व्यक्ति रहेंगे, दैट मीन्स आयोग में अभी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हुई है, बस घोषणा हुई है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलेगा।
और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन इसे विभिन्न कारणों से 2025 में ही किया जाएगा। तो जैसे इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 14 फरवरी 2014 को किया गया, फरवरी 2014 को किया गया था और इसे लागू 1 जनवरी 2016 को किया गया था। और इससे वेतन आयोग के गठन से क्या होगा अब कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उसको पेंशन और जो कार्यरत कर्मचारी है उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। और देखेंगे कि जैसे 7वें वेतन आयोग से क्या हुआ कि न्यूनतम पेंशन 35 वर्ष और बढ़कर 9,000 प्रति माह हो गई थी। दैट मीन्स कि जिसको कि पहले 7,000 मिलता था उसको 9,000, जिसको 18,000 मिलता था उसको 35,000, इस तरह बढ़ गया था। तो अब अधिकतम वेतन और न्यूनतम वेतन अधिक हो जाएगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे और इससे खर्चे भी लोग करेंगे, इसलिए 8वां वेतन आयोग का भी गठन किया जा रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।